हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेनू बर्मन एंड हम लोग अपना टॉपिक जो कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, उसके फैक्टर्स हम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरनल फैक्टर्स के अच्छे से डिटेल में किया। अब हम कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल, हमारे इंटरनल फैक्टर कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छे से स्मूथली चल पाए और वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के कंट्रोल में हो, ताकि हम बिजनेस में अच्छे से अच्छे उन फैक्टर्स को यूज करके यूटिलाइजेशन ले पाए। चलिए, फर्स्ट हमारा इंटरनल फैक्टर है वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम है क्या बच्चों? देखो, वैल्यू सिस्टम क्या है, सीधा सा समझिए कि हर एक बिजनेस का एक मेन मोटिव क्या है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना होता है। ओके, बट बिजनेस का एक मोटिव जो ये है कि प्रॉफिट कमाना है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना है, ये लंबे टाइम तक नहीं चलता है अगर बिजनेस के कुछ अपने एथिक्स बिलीव्स वगैरह नहीं है। अभी एथिक्स बिलीव्स क्या है, जिसको नैतिक मूल्य बोलते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हर एक बिजनेस के अपने एक नैतिक मूल्य होते हैं। जैसे कि अभी कई कंपनीज जो होती हैं, कई कंपनीज क्या करती हैं, वो जो आपका शराब है, शराब का प्रोडक्शन नहीं करते। उनके नैतिक मूल्य है कि अगर वो शराब का यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा शराब हमारे एनवायरमेंट में, हमारे कस्टमर तक, हमारे देश में पहुंच जाएगी। तो देश का जो यहाँ पे विकास नहीं होगा, देश के लोग शराब पियेंगे तो अच्छा उनके लिए नहीं होगा, हेल्दी ऑप्शन नहीं होगा। तो मीन्स हमारे वो देश को कहीं से कहीं खोखला कर रही है। तो ये एक नैतिक मूल्य हैं जो एक बिजनेस को सेटअप रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि अभी जो हमारा टाटाज है, टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसका क्या मोटिव है? उसका मोटिव है कि मुझे अपने इंडियन लोगों को, मीन्स जो मेरे कस्टमर्स हैं, जो मेरे देशवासी हैं, उनके एथिक्स का, उनकी सेहत का और उनके मूल्यों का ध्यान रखते हुए मुझे अपने प्रोडक्शन को करना है, अपना ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे बिजनेस, मेरे देशवासियों के लिए और मेरे कस्टमर्स के लिए अच्छा हो। तो उन्हीं को आप वैल्यू बोलते हैं। अगर किसी बिजनेस का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है, तो वो बिजनेस हमारे इन्वायरमेंट में ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल सकता है। इट मीन्स हर बिजनेस का एक अपना वैल्यू सिस्टम होता है, जिस वैल्यू सिस्टम के ऊपर रहकर वो साथ साथ में प्रॉफिट कमाने के साथ साथ अपने देश के लिए सेवा भी कर रहा है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर रहा है और अपने बिजनेस की एक इमेज बना के रख रहा है। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू सिस्टम। देन मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, अगर किसी बिजनेस का कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो बिजनेस कैसे आगे ग्रो होगा? हर बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस बनाए जाते हैं जो कंपनी को अचीव करने हैं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में रहकर जो आपने ऑब्जेक्टिव मिशंस बनाए हैं वो आपके मिशन आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो इन्वायरमेंट है आपके मिशन के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि आप इन्वायरमेंट पे रहकर अपने बिजनेस को मैक्सिमम लेवल तक लेके जा सके। देन है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, देखो बिजनेस हमने लगाया है। अब बिजनेस में क्या स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर मीन्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, आपके ओनर्स हो गए, आपके वहां पे काम करने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, आपकी मैनेजमेंट पार्टीज हो गई, डिसीजन मेकिंग पार्टीज हो गई। इन सब चीजों से आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है? क्या उनका नेचर कोऑपरेशन का है? क्या वो कोऑर्डिनेशन से वर्क करते हैं? जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हमारे डिसीजन मेकिंग पार्टीज डिसीजन ले रही हैं, क्या वो डिसीजन फुलफिल करने के लिए, उन डिसीजन को मानने के लिए जो नीचे वाले पार्टीज हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मीन्स हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में ये भी बहुत मैटर करता है। इंटरनल पावर रिलेशनशिप। अब इंटरनल पावर रिलेशनशिप क्या होता है? देखो, जो हमारी पार्टीज है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, हमारे ओनर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे कनेक्टर्स हैं, हमारे इंटरमीडिएट्स हैं, तो बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं
जिनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है, जिनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन है, तभी ये बिजनेस चल रहा है। मीन्स उसको भी साथ में लेके चलना बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत अहम होता है। देन बात करते हैं बिजनेस ह्यूमन रिसोर्सेज की। अब ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या? देखो ह्यूमन रिसोर्सेज समझ में आता, मैन पावर, वो मैन पावर जो हमारे बिजनेस में हमारे एम्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए योगदान दे रही है, वहां पे कोऑपरेट कर रही है, उस ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं। अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे बिजनेस का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उनको किस तरीके से कमिटमेंट करा रहा है, वो किस तरीके से उनको इनिशिएट कर रहा है, किस तरीके से उनको कोऑपरेट कर रहा है, किस तरीके से उनकी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ा रहा है, किस तरीके से वो बिजनेस में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको बांध के रखा हुआ है कि वो हमारे एम्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट में आता है। देन बात करते हैं कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। अभी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू सिस्टम को बताया था, वैल्यू सिस्टम में क्या बताया था कि बिजनेस का एम तो है, एम के साथ साथ उसको कुछ वैल्यूज हैं उसकी, जिन वैल्यूज को फॉलो करके वो अपने मकसद तक पहुंच रहा है। ऐसे ही अगर वो अपने वैल्यूज को कंटिन्यू रखता है, तो अपनी वैल्यूज को अपना के रखता है, वैल्यूज के ऊपर चलता है, उन वैल्यूज को अपने बिजनेस में अहम रोल देता है, तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी की इमेज है, ब्रांड इक्विटी है, वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अब देखो, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि टाटा हमारी कंपनी है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, क्या वैल्यूज है उनकी, क्या उनके एथिक्स है कि वो चाहते हैं कि जो मैं प्रॉफिट तो कमाऊं, साथ साथ में अपने जो मेरे से रिलेटेड कस्टमर्स हैं, मेरे से रिलेटेड मेरे देशवासी हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी सोसाइटी है, उनके लिए भी मैं कुछ योगदान दे पाऊं। मीन्स अगर वो कोई कंपनी ऐसा सोचती है, तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली वो कंपनी की इमेज और ब्रांड इक्विटी बन जाते हैं। ये भी हमारे बिजनेस के लिए एक अहम रोल यहाँ पे प्ले करता है। अदर फैक्टर्स में क्या है? फिजिकल एसेट्स। आपके बिजनेस की फिजिकल एसेट्स क्या है? जैसी फिजिकल एसेट्स होंगी, आपकी मैन पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका काम करने का जो माहौल है, आपने जो अपने एम्प्लॉयज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को दे रखा है, वो अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी फिजिकल एसेट्स में आती हैं। अगर आप उनके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंट आपके बिजनेस के आसपास है, उससे आप अपने एम को जल्दी से पूरा कर सकते हैं। फिर बात करते हैं जो आपको आपने फैसिलिटीज दे रखी हैं, फिजिकल एसेट एंड फैसिलिटीज अपने मैन पावर को प्रोवाइड करा रखे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी बिजनेस ग्रो करेगा। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके बिजनेस में कंटिन्यू, कि कौन आपके कॉम्पिटिटिव है, क्या कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है मार्केट में, क्या ब्रांड चला हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सब चीजों के लिए आपका प्रोडक्ट किस तरीके से यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है, किस तरीके से आप देखो, मार्केट में आप नहीं उतरते, आपका प्रोडक्ट उतरता है। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, क्लियर? कहते हैं टेक्नोलॉजी अपडेटेड होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, जिसमें आपका बिजनेस काम कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को आप टाइम से अपडेट करते हैं, तो आपके बिजनेस के लिए वो सबसे अच्छी बात है। इसीलिए ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रेनू बर्मन एंड हम लोग अपना टॉपिक जो कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने जो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, उसके फैक्टर्स हम कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इंटरनल फैक्टर्स के अच्छे से डिटेल में किया। अब हम कौन से फैक्टर्स हैं इंटरनल, हमारे इंटरनल फैक्टर कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छे से स्मूथली चल पाए, और वो फैक्टर्स हमारे बिजनेस के कंट्रोल में हो, ताकि हम बिजनेस में अच्छे से अच्छे उन फैक्टर्स को यूज करके यूटिलाइजेशन ले पाए। चलिए, इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इन्वायरमेंट के बात करने के बाद अभी हम आते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मींस एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है?
वो फैक्टर जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स जो हमारी मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स जिनको जितना भी चाहे कंट्रोल में लेने की कोशिश करे कंट्रोल में नहीं आ सकते हैं। हमें ही अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटेजीज को इनके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में 2 टाइप के इन्वायरमेंट आए हैं, 2 टाइप के फैक्टर्स आए हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो फैक्टर्स में फर्स्ट आया है आपका सप्लायर। सप्लायर्स कौन है? वो लोग, वो पार्टीज जो हमें रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स की डिलीवरी करती है, वो पार्टीज जो हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है, उनके उन सप्लायर्स की बात कर रहे हैं। देन बात करते हैं कस्टमर्स। अब कस्टमर कौन है? कस्टमर गॉड ऑफ द बिजनेस। ओके, गॉड ऑफ द बिजनेस, वो जिसके लिए सारा तामझाम किया गया है, जिसके लिए बिजनेस लगाया गया है, उस कस्टमर्स की बात करें। हमारा मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, प्रॉफिट से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी देना है। मींस प्रॉफिट बाद में आएगा, पहले कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा, देन प्रॉफिट होगा। फिर है कंपटीटर्स। अब कंपटीटर्स, नए नए कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को बीट करने के लिए आ जाते हैं, उसको हराने के लिए आ जाते हैं, तो उन कंपटीटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं मार्केट इंटरमीडिएट्स। मार्केट इंटरमीडिएट्स में वो लोग जो मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जो मेरे बिजनेस की इमेज बनाने के लिए, जो मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हेल्प करते हैं, जैसे एजेंट हो गया, ब्रोकर्स हो गया, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। देन पब्लिक की बात करती है। वो पब्लिक, वो पार्टीज जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, मेरे बिजनेस को ग्रोइंग के लिए लेके जा रही है, मेरे बिजनेस की ग्रोथ चाहती हैं, उन पब्लिक की बात हो रही है। देन मीडिया। मीडिया में आपको पता है एडवर्टाइजिंग हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, आपका मैगजीन्स में आ गया। वो मीडिया जो मेरे बिजनेस की सेल बढ़ाने के लिए, मेरे बिजनेस की इमेज बनाने के लिए यहाँ पे अहम रोल प्ले करता है। फिर बेटा मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है? मैक्रो में फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट एंड आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट, देन लास्ट कल्चरल इन्वायरमेंट। अब हम इन टॉपिक्स को डिटेल में करते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी, देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लेवल ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट अमंग सिटीजन्स, इकोनॉमिक पॉलिसी लिंक्ड विद ग्लोबल इकोनॉमी। अभी इन्हीं फैक्टर्स को हम डिटेल में करते हैं। जो फर्स्ट हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी क्या, किस तरीके से बनी हुई है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या लेवल है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ पे इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है बच्चों? प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है, जिसमें आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन आता है, जिसमें आपका माइनिंग आता है, उसको आप यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल आपका फर्स्ट सेक्टर से आया, उसको प्रोड्यूस किया, मीन्स रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया, वो इंडस्ट्रियल आपका सेकेंडरी लेवल पे आ गया, सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। देन उसके बाद आपका आता है टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर क्या है? मीन्स रिलेटेड टू सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गया, बहुत सारी सर्विसेज से रिलेटेड आपका टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट है आपका क्वेटरनरी सेक्टर एंड सेकेंड इज क्वेनरी सेक्टर। लिखते हैं क्वेटरनरी सेक्टर एंड क्वेनरी सेक्टर एंड आपका क्वेनरी सेक्टर। अब क्वेटरनरी सेक्टर में क्या है और क्वेनरी सेक्टर में क्या है, ये अभी लेटेस्ट आपके टेरिटरी सेक्टर्स में इंक्लूड हुए हैं। जो आपके क्वेटरनरी सेक्टर्स हैं, क्वेटरनरी सेक्टर मींस नॉलेज सेक्टर। क्या है इसका नाम? नॉलेज सेक्टर।
कैटेगरी सेक्टर को नॉलेज सेक्टर बोला जाता है, जैसे इसमें एजुकेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड होता है। देन क्वेनरी सेक्टर्स में क्या है, क्वेनरी सेक्टर मीन्स एक डिसीजन सेक्टर है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर है, डिसीजन मेकिंग सेक्टर है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सर्विसेज से रिलेटेड इसमें इंक्लूड होते हैं। ये लेटेस्ट है बच्चा, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट बना लेना इसके, क्वेटनरी सेक्टर एंड क्वेनरी सेक्टर। फिर हम आते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी मींस स्टेजेस, हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस है, कैसे यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया है, डिवाइड किया साइज ऑफ डिमांड से, लो इनकम ग्रुप, आपका मीडियम इनकम ग्रुप एंड हाई इनकम ग्रुप। जैसा इनकम ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड है। अभी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज मींस बेटा देखो, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं। रिसोर्सेज तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपकी मैन पावर भी हो सकती है, और आपके यहाँ की एसेट्स भी हो सकती हैं जो अपने बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं। फिर भाई लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्यों स्टडी करते हैं। देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कौन से लेवल ऑफ इनकम के लिए, कौन से एक कैटेगरी के लिए अपना प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, वो मुझे यहीं से डिसाइड करना पड़ता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एसेट अमंग सिटीजन्स। अब जो नेशनल इनकम है, जीडीपी है, आपकी जीडीपी है, उसको नेशनल जो आपका ग्रोस प्रोडक्ट है, कैसे आप उसको अपने सिटीजन्स के बीच में डिवाइड करते हैं। ऐसा ना हो कि गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है। इकोनॉमिक पॉलिसी लिंक्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। अब देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, और आपका कंपटीशन पॉलिसी हो गया, और आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, और आपका यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी हो गया। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आपको अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखनी पड़ती है। आपको बिजनेस सिर्फ अपनी इंडिया में ही नहीं करना है, अपनी कंट्री में नहीं करना है, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो तो आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके मींस अदर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को अगर सेटअप करना चाहते हैं तो भी आपको अपने ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखना जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारा जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, कंट्री में गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट का फुली कंट्रोल है। उस इन्वायरमेंट में रहकर हमारा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, कैसे अपने आप का स्टेब्लिश करेगा, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में गवर्नमेंट के वो डिसीजंस मैटर करते हैं जिनको समझकर, जिनको मानकर, जिनको ध्यान में रखकर बिजनेस को चलाया जाता है, बिजनेस के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पे उस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के सारे यहाँ पे जो रूल रेगुलेशंस हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में जो भी फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा बिजनेस, जो हमारे बिजनेस की जो ऑपरेशन है वो अच्छे से चल सकती है। अब जो क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर देता है, करप्शन क्या कितना है हमारे देश में, ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी क्या है, टैरिफ्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट कैसे है, एम्प्लॉयमेंट लॉ कैसे है, कंपटीशन रूल रेगुलेशंस कैसे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कह रहा है, ई कॉमर्स को कैसे अपने बिजनेस में अप्लाई करना है, आईपीआर कॉपीराइट के लिए क्या रूल है, पेटेंट के लिए क्या रूल है, और ट्रेड यूनियंस और एग्रीमेंट के क्या रूल रेगुलेशन, अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है कौन से रूल रेगुलेशन को, कौन सी बातों को मानकर उनके यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, अपने में बिजनेस को कैसे मैं यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ अपने प्रेस के थ्रू। देन ब्यूरोक्रेसी कैसे, यहाँ
कैसी गवर्नमेंट है जो मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए साथ देगी या मुझे वो साथ नहीं देगी। मीन्स बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अभी आपको मैंने बताया, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर कवर होते हैं। अब जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, देखो समझो बेटा, लीगल इन्वायरमेंट मीन्स ऐसी बाउंड्रीज जो हमें गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई है, हमारे बिजनेस के लिए बनाई है, उन्हीं बाउंड्रीज में रहकर ही हमें बिजनेस करना है। जैसे कि ये एक सेट है लॉ एंड रेगुलेशंस का, कुछ ऐसे रूल, कुछ एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराए हैं। हमें इन एक्ट के अंदर रह के इन रूल रेगुलेशंस को मानकर ही अपना बिजनेस यहाँ पे करना पड़ेगा। लीगल इन्वायरमेंट इज द सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। पहला आपका कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मीटिंग रूल्स, आपके कैपिटल से रिलेटेड हर चीज इसमें मेंशन्ड है। रजिस्टर्ड होनी जरूरी है आपकी कंपनी। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आपकी फॉरेन मनी से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की एक्सचेंजिंग से रिलेटेड इसमें यहाँ पे बात की गई है। फैक्ट्रीज एक्ट यहाँ पे 1948 बताता है कि आपको जो आपकी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किस वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे हैं, आप उनको कौन सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको कैसे सैलरी दी जाती है, कितने वर्किंग आवर्स है, सब चीज आपकी फैक्ट्रीज एक्ट में आ जाती है। देन आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर आपकी मैनेजरियल डिपार्टमेंट और आपका लेबरर पार्टी के मीन्स एम्प्लॉयर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, उनसे कैसे बचना है, ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आता है। देन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, जो लोग माइनिंग से रिलेटेड, ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको ग्रेचुटी का एक एक्ट बनाया गया है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी 1972, जो अब ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर अपनी 5 ईयर से ज्यादा सर्विसेज दे देते हैं तो आप ग्रेचुटी लेने के लायक हो जाते हैं। इंडस्ट्रीज एक्ट जो 1951 इंडस्ट्रीज एक्ट बताता है कि कैसे आपको कहाँ पे कौन सी कंडीशंस में आपको इंडस्ट्री चलानी है और उस इंडस्ट्रीज को हमारे देश के बढ़ावा देने के लिए कैसे उसको यहाँ पे रखना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जो आपका फूड है मींस जो यहाँ पे आप अपने कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आपके फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर आनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप लो क्वालिटी के प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, तो ये सब चीजें आपके 1955 प्रिवेंशन फूड अडल्ट्रेशन में आता है। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2002, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या है कि ऐसे इसेंशियल कमोडिटीज हैं जो हमारे पुराने बिजनेस हैं, जिनके अंदर किसी भी ब्रोकर का आना मीन्स यहाँ पे बैन कर रखा है। गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट ही यहाँ पे सेल एंड परचेज करती है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है। अब जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है क्या? सोशल इन्वायरमेंट मीन्स हमारी जो पब्लिक हमारे देश में रह रही है, वो कस्टमर जिनको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और उनको हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उसकी बात करते हैं। कहते हैं कि सोशल इन्वायरमेंट में क्या क्या कवर अप होता है। पॉवर्टी कैसी है देश में, लिटरेसी रेट कैसी, कितने अनपढ़ गवार लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो मीन्स हर चीज यहाँ पे डिपेंड करती है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल कैसा है, मीन्स उनकी इनकम कैसी, हाई इनकम ग्रुप को अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिमांड में चाहिए होते हैं। और यहाँ पे सोसाइटी के कस्टम्स और बिलीव्स कैसे, क्या वैल्यूज हैं उनके कस्टम्स की, उनके विचारों की, कैसा प्रोडक्ट वो यहाँ पे चाह रहे हैं। जैसे कि हिंदू लोग यहाँ पे नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो ये कस्टम, ये जो है उनके बिलीव्स है, ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट में हम स्टडी करते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट रिलेटेड टू इनोवेशन। टेक्नोलॉजी कौन से, देखो मैसिव तौर पे, मैसिव जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मैसिव टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया में है, उसकी वजह से हमें मैसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलती है। जितनी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतना अच्छा हमारे यहाँ पे देश में अच्छा विकास होगा।
अभी देख लीजिए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव पे काम थोड़ा कम लेवल पे होता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, बट कैपिटल इंटेंसिव में काम अच्छे से होता है, मशीनरीज का यूज होता है और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आता है। देन बात करते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट कैसे, कहते कि जहां पे आपने बिजनेस लगाया है वहां की दो चीजें आपको इफेक्ट कर रही है। एक तो वहां का इन्वायरमेंट, आपका वेदर एंड आपके रिसोर्सेज। वेदर कैसे और रिसोर्सेज कैसे। रिसोर्सेज वो रॉ मटेरियल जो आपको बिजनेस करने के लिए, आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, कितना प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सपेंड कर पाए, अच्छा बिजनेस और अच्छा प्रोडक्ट आप बना पाए। और वेदर किस तरीके से, वहां का वेदर आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये मैटर करता है। मान लीजिए आपने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ आपको बारिश के इलाकों में ही, वहां ऐसे इलाकों में ही आपका वो प्रोडक्ट है अच्छे से वहां पे बन पाएगा, तो आपके लिए वेदर बहुत मायने यहाँ पे। अब हमारा जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट रिलेटेड टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कितनी साइज हमारी पॉपुलेशन का, मीन्स कितने यहाँ पे लोग रहते हैं, कितना यहाँ पे पार्ट हमारी टोटल पॉपुलेशन का रहता है, उससे रिलेटेड ही हमको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए यही चीजें मायने रखती हैं। तो मीन साइज ऑफ पॉपुलेशन। देन है कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चरल इन्वायरमेंट में क्या है, कौन से कस्टम्स बिलीव्स हैं जो हमारे बिजनेस को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। यहाँ की एजुकेशन, मीन्स यहाँ पे कितने एजुकेटेड पर्सन है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए अहम रोल प्ले करता है। फैमिली कैसी है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एंड यहाँ पे मैरिजेस जो एग्रीमेंट होते हैं किस टाइप से होते हैं। यहाँ पे आपका लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर आपका फैमिली की सहमति से यहाँ पे अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कल्चरल इन्वायरमेंट में यहाँ पे हम कवर अप करते हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में क्या है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में वो रेगुलेशंस, वो पॉलिसीज, वो सारे यहाँ पे हम कवर करते हैं जो हमारे बिजनेस को बाहर से, मीन्स ग्लोबल लेवल पे हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रूल रेगुलेशंस हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम अपने बिजनेस को बाहर लेके जाते हैं। और आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको हेल्प करता है, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करता है। से ही G20 है, तो ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है जो हमारे बिजनेस को हेल्प करते ना किसी तरीके से। ये फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर हमें अपने बिजनेस को यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये सभी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिटेल में किया है। अभी जो हमने अपना कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा किया है, आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पूरा डिटेल में स्टडी किया है। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।